पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें जो है ऑप्शन डी में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। मद्रास के जगह लिखिए मद्रास के जगह लिखिए ए और बी। मद्रास के जगह सॉरी नहीं ए और बी नहीं, सॉरी 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 मद्रास के जगह लिखिए बी और सी। मद्रास के जगह लिखिए बी और सी। मद्रास के जगह लिखिए बी और सी। बी और सी मद्रास के जगह लिखिए बी और सी। बी और सी। अब ये सही हुआ, ठीक है। अब ये सही हुआ तो बताइएगा, अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त को कहां लागू किया? बंगाल में नहीं, मद्रास में हाँ लागू किया था। बंबई में लागू किया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। बी और सी हो जाएगा, ठीक है। और आंसर डी ही दिया होगा मेरे ख्याल से। डी दिया है ना, तो डी में बी और सी दिए थे। इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलते जाइए हाँ या ना। ऐसे मुंह बंद रखिएगा तो दिक्कत ना है जी, है? कुछ समझ में हमको भी तो आना चाहिए। आगे, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक है बिपिन चंद्रा। कौन है? बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। यहां पर 2 नंबर स्टेटमेंट में थोड़ा सुधार कीजिएगा। रैयत भूमि को सरकार को काट दीजिएगा। सरकार को काटने के बाद जो है रैयत भूमि को पट्टे पर देती थी। रैयत भूमि को पट्टे पर देती थी। रैयत भूमि को पट्टे पर देती थी। चलिए अब आ जाइए, सुधार लीजिएगा। सरकार को काट दीजिएगा और रैयत के बाद जो है आपको भूमि होगा, भूमि को पट्टे पर देती थी, ठीक है। आ जाइए, रैयतबाड़ी बंदोबस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सही है या गलत? निश्चित तौर पर रैयतबाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है किसान सीधे तौर पर जो है राजस्व सरकार को देता था। क्या है? सही है। रैयत यानी किसान भूमि को पट्टे पर देती थी। हाँ दे सकता था, समझ गए, दे सकता था। सही है ये भी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। हाँ किया जाता था। रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 आंसर क्या हो जाएगा? डी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। क्या होगा? रैयतबाड़ी। रैयतबाड़ी। रैयतबाड़ी प्रथा। रैयतबाड़ी प्रथा। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त। जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ, किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ किया था। किसके साथ किया था? जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ किया था। जमींदारों के साथ किया था। पढ़े थे नोट में जाकर के? आए आप लोग तो नहीं पढ़े थे, हमको तो नहीं लगता है पढ़े थे आप लोग। अगर पढ़ते तो ऑनलाइन वाला एगो लड़का कमेंट किया था ना जी, इस नंबर में ये वाला जो है गलत है। ठीक है, किया था कि नहीं किया था? आप लोग कहाँ कुछ बोले हैं? आप लोग सुधार लिए थे? आए तो हमको बताए कहाँ? बताए तो नहीं हमको। आप पढ़ते ना है आप लोग, ठीक है। आ जाइए अब।
आ जाइए। इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त जमींदार से ना जी, अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी कहा जाता है जी, या अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी या परमानेंट सेटलमेंट, ये सब नाम से जाना जाता है ना जी। हाँ, आगे रैयतबाड़ी बंदोबस्त, टॉमस, रैयतबाड़ी बंदोबस्त टॉमस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्न, तमिलनाडु के बंधुआ मजदूर बंदोबस्ती से संबंधित है पन्नियाल। कौन संबंधित है? पनियाल। तमिलनाडु के बंधुआ मजदूरी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? पनियाल। तो बताइए आंसर क्या होगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। आंसर ए होगा, होगा ए होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना जी, इससे पहले भी आया है ना, आया है इससे पहले। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 के मध्यकाल खंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी है? के एम पनिकर, के एम। और इसको डाकू राज्य की संज्ञा क्यों दी गई थी पता है? क्यों दी गई थी? क्योंकि इस समय जो है ना द्वैध शासन लागू था। क्या लागू था? द्वैध शासन। कहां लागू था? तो बंगाल में। द्वैध शासन जो है आपको बंगाल में लागू था। कहां लागू था? बंगाल में। देखिए होता क्या था, बंगाल में जो है आपको कर की वसूली अंग्रेज करता था। कर की वसूली कौन करता था? अंग्रेज। टैक्स की वसूली अंग्रेज करता था और शासन प्रशासन को चलाता था बंगाल का नवाब। शासन प्रशासन को कौन चलाता था? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब जो है शासन प्रशासन को चलाता था। तो अब देखिए कर की वसूली अंग्रेज कर लेता था, करोड़ों में कर की वसूली अंग्रेज करता था, करोड़ों में। और शासन प्रशासन बंगाल के भीतर चलाने के लिए बंगाल के नवाब को थोड़ा बहुत रुपया दे दिया जाता था। थोड़ा बहुत रुपया मतलब 5-10 लाख रुपया दे दिया जाता था। और होता यह था कि बंगाल के नवाब को जो 5-10 लाख रुपया बंगाल में शासन प्रशासन चलाने को लेकर दिया जाता था, बंगाल के नवाब वो रुपया स्वयं पर खर्च कर लेता था, स्वयं पर खर्च कर लेता था। मतलब होता यह था कि कर की वसूली हो जाती थी, लेकिन उस कर के माध्यम से जनता को कोई फायदा होता ही नहीं था। तो बंगाल जो है कंगाली के दौर में चला गया। बंगाल में अकाल सूखा जैसी स्थिति जो है आपको उत्पन्न हो गई। तो कर की वसूली अंग्रेज करता था। अंग्रेज थोड़ा बहुत कर जो है शासन प्रशासन करने के लिए बंगाल के नवाब को देता था। अब बंगाल का नवाब उसको भी पचा देता था। मतलब शासन प्रशासन पर कोई खर्च ही नहीं होता, कुछ भी खर्च नहीं होता था। यही कारण था कि बंगाल जो है कंगाली के दौर में चला गया। और इसी के मद्देनजर जो है के एम पनिकर ने 1765 से 1772 के कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी है। कौन से राज की संज्ञा? डाकू राज। डाकू राज की संज्ञा दी है, याद रखिएगा। तो भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 1772 के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा किसने दी है? किसने दी है? के एम पनिकर। ददनी प्रथा बताए थे ना जी, आए। निम्नलिखित में से ददनी प्रथा किससे संबंधित है? कृषक वर्ग एवं जुलाहों से, मजदूर वर्ग से, भूमिहीन कृषकों से, जनजाति समुदाय से। कृषक वर्ग एवं जुलाहों से, कृषक वर्ग एवं। ददनी प्रथा किससे संबंधित है? कृषक वर्ग एवं जुलाहों से। सूची 1 उद्योग और सूची 2 स्थापना वर्ष। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर भारतवर्ष में उद्योग की बात की जाए तो भारतवर्ष में उद्योग का विकास तो अंग्रेजों के द्वारा ही न करना प्रारंभ किया गया। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर अंग्रेजों ने भारत में, क्या वास्तविक तौर पर अंग्रेजों ने भारत में उद्योग का विकास किया था? नहीं किया था। अंग्रेज अपने मुताबिक उद्योग का विकास किया था। अंग्रेज जो है अपने मुताबिक उद्योग का विकास किया था। यानी जहां पर अंग्रेजों को लगता था कि फायदा हो रहा है, उन उद्योगों का विकास अंग्रेजों ने किया। जहां पर लगता था अंग्रेजों को फायदा नहीं हो रहा है, उन उद्योगों का विकास अंग्रेजों ने नहीं किया। बताइए लगता है कितना दिन से वो नहीं सोया है? अरे बाप रे।
जगाइए। कितना दिन से नहीं सोए हैं? 3 दिन से नहीं सोए हैं। कहां थे 3 दिन से? आए, कहां गए हुए थे जी? यहीं पे थे। तो सोते कहाँ हैं ना? क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? तो फिर ऐसे हाथ दिखा रहे हैं 3 दिन से नहीं सोए हैं। नहीं सोने वाला बीमारी हो गया है। क्लासरूम में काहे ओंगते हैं? ओंगना ही है तो जाइए घर पे सोइए आराम से। चलिए, उद्योग और स्थापना वर्ष। सूती वस्त्र उद्योग 1818। सूती वस्त्र उद्योग 1818। सूती वस्त्र उद्योग 1818। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। कहां पर? पश्चिम बंगाल के। लेकिन ये असफल रहा था। लेकिन ये क्या रहा था? क्या रहा था? क्या रहा था? और इसके बाद देश का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग 1854 में। कब? 1854 में कलकत्ता में, सॉरी मुंबई में, सॉरी 1854 में मुंबई में। 1854 में काबसजी डाबर के द्वारा, काबसजी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। अब नोट में थोड़ा आइएगा, नोट को पलटिएगा, नोट में आइएगा। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे आए, 9 पे आए। 9 में देखिए, उपयोग के जगह उद्योग होगा यहां पर। उपयोग के जगह इसको उद्योग काट करके लिखे। 9 के लास्ट में उपयोग स्थापना वर्ष और स्थान लिखा हुआ है, तो इसमें उपयोग के जगह उद्योग कीजिए। उपयोग के जगह उद्योग किए, कर लिए। अब सूती वस्त्र उद्योग 1818 फोर्ट ग्लास्टर असफल रहा, सही है ये। सूती वस्त्र उद्योग 1853 बंबई सफल रहा। 1853 के जगह काट करके 1854 कीजिए। 1853 के जगह काट कर क्या कीजिए? 1854। 1854 कर लिए, सही करवा दिए ना? हाँ, कर लिए ना सही? हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, 1 मिनट सुनिए फिर याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर सीधा पूछे, सफल असफल कुछ भी ना पूछे, सीधा पूछे भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई है? 1818 बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर, 1818 बंगाल के। लेकिन अगर ये पूछे भारत का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग 1854 मुंबई, 1854 काबसजी डाबर, काबसजी सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई ना? हाँ। अब इसके बाद कागज उद्योग, कागज उद्योग देखिए, ध्यान दीजिएगा। कागज उद्योग जो है सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में, कागज उद्योग सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया था। कागज उद्योग सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में, कागज उद्योग सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया था। यह भी असफल रहा था, यह भी असफल रहा था, यह भी असफल रहा था। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग 1904, सीमेंट उद्योग 1904। कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? कहां पर? चेन्नई में स्थापित किया गया था। यह भी असफल रहा था, यह भी क्या रहा था? यह भी क्या रहा था? क्या रहा था? असफल। अब नोट में आइएगा, थोड़ा सा नोट में आइएगा, नोट में आइएगा। पेज नंबर 9 में ही, पेज नंबर 9 में ये जो उद्योग सब है, उद्योग सबसे ऊपर अन्य भारतीय उद्योगों का विकास, अन्य भारतीय उद्योगों का विकास। इसमें आप जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पॉइंट, भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1905 में स्थापित किया गया था। 1905 के जगह 1904 कर लीजिए, 1905 के जगह 1904 कर लीजिए। 1905 के जगह 1904 किए। और इसी में समझ रहे हैं ना हम कहां कहां बोल रहे हैं? आए, पता चल रहा है ना? अकबका नहीं है,
हाँ, इसी में तीसरा पॉइंट में भी थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। द्वितीय मिल बंबई स्पिनिंग एंड नेविंग कंपनी सन 1854 में बंबई में काबस्ती डाबर द्वारा स्थापित किया गया। 1854 यहां भी कर लीजिएगा। 1854 कर लिए? कर लिए ना? क्लियर है ना? चलिए, जूट उद्योग। जूट उद्योग जो है सर्वप्रथम 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के रिसरा में, पश्चिम बंगाल के रिसरा में। तो मिलाइए 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी आंसर क्या होगा? क्या होगा? ये होगा ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, एक बार बता दीजिए तो। सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, जूट उद्योग 1850। निम्नलिखित में से परमानेंट सेटलमेंट लागू कराने का क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। आंसर ए होगा। 10 का आंसर ए। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ददनी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, कमियोटी प्रथा, दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा कहां प्रचलित है? सूरत में ना? ये बात जानते हैं ना आप? कमियोटी प्रथा जो है बिहार और उड़ीसा में लागू है। कमियोटी प्रथा कहां? बिहार और अब कहिएगा कमियोटी प्रथा क्या होता है? देखिए, कमियोटी प्रथा ना, देखिए, कमियोटी प्रथा बिहार और उड़ीसा में लागू है, ये तो बात क्लियर है। देखिए, होता यह था कि जो समाज के भीतर बड़े महाजन होते थे, जो सेठ होते थे, तो होता यह था कि बड़े महाजन और सेठ से किसान बड़े महाजन और सेठ से किसान ऋण लेता था। किसान ऋण लेता था और सेठ जो है किसानों को जो ऋण देता था, इस ऋण पर किसानों से ब्याज लेता था महाजन या सेठ। किसानों से ऋण पर क्या लेता था? ब्याज। क्या लेता था? ब्याज। अब कुछ किसान ऐसे होते थे जो ब्याज दे देते थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते थे जो महाजन और सेठ को ब्याज देने में असमर्थ हो जाते थे। वैसे किसान जो महाजन या सेठ को ब्याज देने में असमर्थ हो जाता था, तो वह किसान जो है महाजन या सेठ का काम कर देता था। वह किसान जो है उस ऋण के बदले और उस ब्याज के बदले जो है महाजन या सेठ का काम कर देता था। किसान क्या करता था? उस महाजन या सेठ का कृषि कर देता था या अन्य काम कर देता था। इसी को कमियोटी प्रथा कहा गया। इसी को कमियोटी प्रथा कहा गया। और बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कमियां नामक एक जनजाति रहती थी। कमियां नामक एक जनजाति रहती थी। मूलतः कमियां नामक जनजाति के द्वारा ही कमियोटी प्रथा का प्रचलन जो है बिहार और ओडिशा के क्षेत्र में किया गया था। आप समझ पा रहे हैं? आए? नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिएगा। देखिए, महाजन सेठ या बड़े किसान, महाजन सेठ या बड़े किसान समाज में होते थे। महाजन सेठ या बड़े किसान के पास पैसा होता था। जो छोटे किसान होते थे, छोटे किसान के पास थोड़ी बहुत भूमि हुआ करती थी,
तो उस भूमि पर कृषि करने के लिए छोटे किसान जो है महाजन सेठ या बड़े किसान से जो है ऋण लेता था। बड़े किसान से क्या लेता था? ऋण। और ऋण पर ब्याज देना होता था। ऋण जो मूलधन है, मूलधन पर ब्याज देना होता था, मूलधन भी लौटाना होता था। जो किसान अच्छा फसल उत्पादित कर लेते थे वो फसल बेच करके जो है महाजन सेठ या बड़े किसान को ऋण चुका देता था। लेकिन वैसे किसान जो ऋण लेकर खेती किया लेकिन उसके खेत में जो है फसल सही ढंग से उपजा नहीं, तो इस स्थिति में जो है छोटे किसान ऋण और ब्याज के बदले जो है महाजन सेठ या बड़े किसान का काम कर देता था, मतलब उसका खेती कर देता था। समझ गए? इसी को जो है कमयोटी प्रथा कहा जाता था। और बिहार और ओडिशा के क्षेत्र में कमियां नामक एक जनजाति रहा करती थी। उस जनजाति के द्वारा ही जो है इस प्रथा का प्रचलन आपको किया गया था। आगे है तीन कठिया प्रथा। अगर तीन कठिया प्रथा की हम लोग बात करें तो तीन कठिया प्रथा बिहार के चंपारण में, तो तीन कठिया प्रथा बिहार होगा। जब 3 गो क्लियर हो गया तो चौथा ददनी प्रथा संविदा कृषि नहीं होगा जी। ददनी प्रथा संविदा कृषि नहीं होगा। असंविदा कृषि का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं। ददनी प्रथा पिछले क्लास में नहीं समझाए हैं, समझाए ना जी। ददनी प्रथा समझाए हैं, कौन हमको समझा दीजिएगा? कौन समझा दीजिएगा? कौन समझा दीजिएगा? हाथ खड़ा कीजिए। तो ऐसे हाथ खड़ा कीजिए ताकि देख सके कौन समझा सकते हैं हमको। चलिए पहले लड़की लोग से समझ लेते हैं। उधर बीच वाली, चश्मा वाली के बगल में, हाँ बीच वाली, हाँ बताइए ददनी प्रथा क्या है? आए जोर से बोलिए। अग्रिम ऋण, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए, ठीक है। वही जो संविदा कृषि मतलब अंग्रेज जो है भारत के किसानों को अग्रिम ऋण दे देता था, अपने मुताबिक फसल उत्पादित करवाता था और कम दाम पर उस फसल को खरीद लेता था। यही तो ददनी प्रथा। इसी को तो संविदा कृषि कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? संविदा। क्या कहा जाता है? बात क्लियर है? तो मिलाइए 2 1 4 3 2 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए ना होगा जी, ए होगा ना? हाँ याद रखिएगा, एक बार याद कर लीजिए। तो ददनी प्रथा, तीन कठिया प्रथा, कमयोटी प्रथा, दुबलाहाली प्रथा, ये दोनों मुख्य तौर पर याद रखेंगे। बाद बाकी नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है। तो अब 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में से एगो स्टेटमेंट गलत है। जो गलत है उसी को चुनना है। सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने पेश किया था, सही है या गलत? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसकी चर्चा किया गया है, सही है या गलत? सही है ना जी। कार्ल मार्क्स ने इसको ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा, नोट पढ़े हैं? नोट में इस बात का विवरण है, सही है। ये भी जब एबीसी सही है तो गलत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी। आंसर इसका डी होगा, ठीक है, यही गलत है। लिबरल पार्टी की टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चयनित होने वाले भारतीय दादा भाई नेरोजी थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल का नाम सुने आप? सुने हैं ना? और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया आए, और कुछ पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन भी लिया गया। पता है किस किस से? कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी, एनसीपी ना। तो देखिए सुनिए 1 मिनट,
एक मिनट। जब राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा आम आदमी पार्टी को मिली है और कुछ पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा छीन ली गई है, उससे पहले भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या कितना? 8 था। समझ गया? 8 था और 8 में से 3 से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया। 3 से ले लिया गया नहीं, तो 8 में से 3 जाएगा कितना? 5, और एगो आम आदमी पार्टी को दे दिया गया है, यानी टोटल कितना हो जाएगा? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की संख्या कितना है? 6 ना है जी। और हाल फिलहाल में किसको दिया गया? आम आदमी। और किस 3 से छीन लिया गया है? टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई ना, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सीपीआई, इन तीनों से छीन लिया गया है। इन तीनों से छीन लिया गया है। और किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ अब यहां पर समझिएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल, ये क्वेश्चन अरविंद के थोड़ा सा बता देते हैं, समझिएगा। अरविंद केजरीवाल जो है, अन्ना हजारे आंदोलन से ना उसकी उत्पत्ति हुई है जी, हुई है ना। और अन्ना हजारे विशुद्ध गांधीवादी नेता माने जाते हैं, सत्ता या पद से उनको कोई लोभ नहीं है। तो अन्ना हजारे जो है समय समय पर आंदोलन अपना करते रहते हैं, अहिंसक आंदोलन समय समय पर करते रहते हैं। तो अन्ना हजारे आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति हुई। और अरविंद केजरीवाल का ऐसा मानना था कि सिस्टम के भीतर जाकर के सिस्टम को सुधारा जा सकता है, सिस्टम के भीतर जाकर के सिस्टम को सुधारा जा सकता है, सिस्टम के बाहर से सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता है। तो इसी विचारधारा के थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी जो है अपने जीवन का काफी समय लंदन में गुजारे। दादा भाई नेरोजी लंदन में रहते हुए भारतीयों के हक और अधिकार की मांग को लगातार उठाते रहे। दादा भाई नेरोजी लंदन के भीतर भारतीयों के हक और अधिकार की मांग को लगातार उठाते रहे, लेकिन उससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हुआ। तत्पश्चात दादा भाई नेरोजी ने यह सोचा कि क्यों ना ब्रिटिश संसद का सदस्य बनकर भारतीयों के मांग को उठाया जाए। तो 1892 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव में फिन्सबरी क्षेत्र से लिबरल पार्टी यानी उदारवादी पार्टी, फिन्सबरी क्षेत्र से उदारवादी पार्टी के टिकट पर जो है दादा भाई नेरोजी चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने। और दादा भाई नेरोजी 1892 से लेकर 1895 ईस्वी तक जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने रहे। और इस अवधि के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के तौर पर दादा भाई नेरोजी ने भारत के लोगों के हक और अधिकार की मांग ब्रिटेन की संसद में करने का काम किया। और इससे बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत असर जो है आपको निश्चित तौर पर पड़ा था। और इसके बाद से जो है ब्रिटिश संसद भारतीयों के मांग पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था। ब्रिटिश संसद भारतीयों के मांग पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश संसद को लगने लगा ऐसा ना हो कि कल के डेट में जाकर सभी भारतीय राजनेता आकर के इंग्लैंड में चुनाव लड़ ले और पता चलेगा कि ब्रिटिश संसद में जो है सब भारतीय ही है। समझ गए? सब भारतीय ही है। तो इसी वजह से जो है इस घटना के बाद जो है ब्रिटिश संसद भारतीयों की मांग पर जो है धीरे धीरे ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी नीति मानता था? कार्ल मार्क्स। कौन मानता था? कार्ल मार्क्स। कहां का था जी? जर्मनी का ना था जी, जर्मनी का ना था। देखिए ब्रिटेन नहीं, यूरोप में 17वीं 18वीं सदी में तो 2 महाशक्ति ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन बाद में जाकर 19वीं 20वीं सदी में एक और महाशक्ति का उदय हुआ, जर्मनी। और जर्मनी के विद्वानों ने, जर्मनी के बुद्धिजीवियों ने ब्रिटेन की आर्थिक नीति, फ्रांस की आर्थिक नीति की आलोचना की।
तो जो कार्ल मार्क्स थे, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ब्रिटिशों की आर्थिक नीति की आलोचना की और कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश की आर्थिक नीति को घिनौनी नीति कहा है। क्या कहा है? तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी नीति मानता था? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी नीति मानता था? कौन मानता था? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आरसी दत्त। रमेश चंद्र। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आरसी दत्त। आगे आइएगा। निम्नलिखित में से प्रथम अकाल आयोग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गठित हुआ? लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय प्रथम अकाल आयोग 1878 ईस्वी में रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित हुआ। लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में प्रथम अकाल आयोग रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिसे एस्ट्रेची आयोग कहा गया। अब देखिएगा, एक बात बता देते हैं, कुछ किताब जो है यह लिखता है कि एस्ट्रेची आयोग का गठन रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में 1880 ईस्वी में हुआ। समझिए, 1880 ईस्वी में हुआ। और कुछ किताब 1878 लिखता है। मेरे ख्याल से 1878 ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा सही है। लॉर्ड लिटन के समय 1878 में। अब नोट में आइएगा, थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। पेज नंबर 8 पर आइए भाई जी लोग। आ गए? आए 2 नंबर में आइएगा। एस्ट्रेची आयोग 1880 की जगह 1878 कर लीजिए। पेज नंबर 8 ब्रिटिशकालीन समिति। पेज नंबर 8 ब्रिटिशकालीन समिति। पेज नंबर 8 ब्रिटिशकालीन समिति। एस्ट्रेची आयोग 1880 की जगह 1878। 2 नंबर में है एस्ट्रेची आयोग। सही किए? कर लिए ना? चलिए, निम्नलिखित में एस्ट्रेची अकाल आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में एस्ट्रेची आयोग का गठन किया गया, सही या गलत? सही है ना जी? वर्ष 1830 में गठित यह प्रथम अकाल आयोग था। गलत है ना जी? इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार की अकाल एवं राहत संबंधी नीति निर्धारित कराया। सही है ना जी? आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर ए दिया है ना जी? आंसर में देखिए, आंसर ए ना दिया है जी? आंसर ए को काट करके 17 का ए दिया है। 17 का ए काट करके क्या कर लीजिएगा आप? बी। क्या कर लीजिएगा? बी। 17 का ए काट करके कर लीजिए बी। चलिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अस्पष्ट है, ठीक है, इसको काट लीजिए। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में दादा भाई नेरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ स्वशासन। स्वराज का अर्थ? दादा भाई नेरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? स्वशासन ना जी? स्वशासन ना? हाँ, स्वशासन। क्या? स्वशासन। चलिए, एक बात बताइए, भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई। दादा भाई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 का
पहली बार रखा गया था। और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित कब किया? 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। और स्वराज शब्द को परिभाषित कांग्रेस ने कब किया? 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का। तो स्वराज से संबंधित 5 गो स्टेटमेंट बोले। कितना स्टेटमेंट? 5। ध्यान से सुनिएगा। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद। कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई। स्वराज संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? 1925 के कानपुर। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित किस अधिवेशन में? 1929 का लाहौर। स्वराज शब्द को परिभाषित कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में किया? 1931 का कराची अधिवेशन। याद रखिएगा। दादा भाई नेरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? क्या है? स्वशासन। निम्नलिखित में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई है? 1901। निम्नलिखित में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई है? निम्नलिखित में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई है? कब हुई है? निम्नलिखित में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित कब हुई है? 1901 ना। भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त 93 में न लागू हुआ। 93 ना। आंसर में क्या दिया? 94। यहां पे क्या दे रहा? अच्छा 1 मिनट। तिरानवे होगा। 22 मार्च 1793 होगा। 22 मार्च 1700। सेट में क्वेश्चन है, दिखाइएगा हमको थोड़ा सा। रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं। है मेरे पास, रुकिए ना 1 मिनट देखते हैं। रुक जाइए। है कहाँ है क्वेश्चन? क्या नंबर है? समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। अलग ना है जी, मुंह तोड़ देंगे हम 1 मिनट में। पकड़िए। वहां पर है सूर्यास्त का नियम। ठीक है, दिमाग ना है। अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था सूर्यास्त का नियम। वहां पर ये थोड़े कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू, वही तो हम सोच रहे थे। ठीक है, चलिए। भारत में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया 22 मार्च 1700। 22 मार्च 1700। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त कानून लागू हुआ है 1794। अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ है 22 मार्च 1793। और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त का नियम लागू हुआ है 1794। ठीक है, चलिए। सूर्यास्त नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आए अस्थाई बंदोबस्त ना जी। आए विचार कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त भारत के 19% भूभाग पर लग। सही है या गलत? सही है ना जी। अब महलबारी 30% ना। और रैयतबारी 51 ना। अगला, सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास हुए भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। हाँ, मानते थे। इसलिए तो जो है सर सैयद अहमद खान जो है अंग्रेजों का समर्थन करते थे। अंग्रेजों का समर्थन करते थे। और कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने विरोध किया था। कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने विरोध किया था। और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर इन्होंने जाकर अलग एक संगठन की स्थापना कर ली थी। समझ गए? तो सही है ही। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आंसर देखिए तो क्या दिया है जी? सीए ने दिया है।
क्या दिया है? सूर्यास्त कानून के विषय में जानकारी किस ग्रंथ से मिल? गणदेवता ना जी, गणदेवता ना, गणदेवता के रचयिता ताराशंकर बंधो, गणदेवता के रचयिता ताराशंकर बंधो। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आए स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। यहां पर होगा केवल 1 और 2, इसको सुधारिए। केवल 1 और 2 सुधारिए, सुधार लीजिए, सुधार लिए। आ जाइए। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी या थी? लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि हां होम चार्जेज के अंतर्गत आता था। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि यह भी आता था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि ये नहीं आता था। आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। आंसर ए होगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई ब्रिटिश रियासतों के लिए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, विशेष रियायतों के लिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं? आयात निर्यात समझते हैं जी? आए आयात का मतलब क्या होता है? वस्तु खरीदना। वस्तु यानी ब्रिटेन से भारत में जो वस्तु आयात किया जाता था उस पर विशेष रियायत दिया जाता था, उसी के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी छूट दी जाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। देखिए, भारी उद्योग का अभाव तो था नहीं, प्राकृतिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं थी। आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विदेशी पूंजी की कमी। विदेशी पूंजी की कमी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था विदेशी पूंजी की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? विदेशी पूंजी की कमी। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ना। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से ना। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ना। सत्रह सौ 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, यानी किसान के तुलना में जमींदार को अधिक शक्ति प्रदान करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का
अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। आंसर क्या दे रहा है जी? डी दे रहा। क्या दे रहा है? अच्छा रुकिए एक मिनट। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? इसका आंसर मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। खैर इसको जो है अगले क्लास में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। इसका ए होना चाहिए। 32 आगे आइए। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, या ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। इसका सही उत्तर होगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। समझ गए? और इसलिए जो है पट्टा जारी नहीं किया। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 33 बी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया। 1885, 1886, 1889, 1900 कब किया गया? 1885। 1885 इन दे रहा है, बोलिए ना जी। 1885। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? रैयतबाड़ी बंदोबस्त के कॉर्नवालिस संबंधित था जी। कॉर्नवालिस तो अस्थाई बंदोबस्त। अलेक्जेंडर रीड था, थॉमस मुंडो, 2 और 3 ना। आंसर सी होगा, होगा सी होगा। सर थॉमस मुंडो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। रैयतबाड़ी से ना। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। आए? उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत? दक्षिण भारत ना होगा। आंसर क्या दे रहा है? डी दे रहा है। डी दे रहा है। क्या दे रहा है जी? डी दे रहा है। पश्चिमी भारत। महाराष्ट्र तो पश्चिमी भारत में आना जाएगा जी। महाराष्ट्र भी आ जाएगा पश्चिमी। हाँ, डी होगा। बी और सी। बी और सी। रैयतबाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी थॉमस मुनरो। अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू कहां किया था? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। सर्वप्रथम, इस क्वेश्चन का कीवर्ड है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम कहां? 1792 में बड़ा महल में ना जी। बड़ा महल में ना। बड़ा महल कहां है? मद्रास में ना जी। मद्रास में ना। तो आंसर मद्रास प्रेसिडेंसी होगा। क्या दे रहा आंसर? यही ना दे रहा है? हाँ यही होगा। होगा भी यही। क्वेश्चन रिपीट ना है जी। आए बोलिए नो। आंसर क्या होगा? सी नो होगा जी। 1, 2 और 3 ना। हाँ क्वेश्चन रिपीट है ये। चलिए, असम में सर्वप्रथम चाय बागान की स्थापना कब हुई थी?
1835, 1837, 1839, 1841, 1839, 1839। चलिए, दादा भाई नेरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और जो देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। बताइए, इसका सही उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। समझ गए? बी होगा। दादा भाई नेरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा यह है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। आंसर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अनुकूल नहीं, अनुकूल था। अनुकूल था, सही है। कारण आर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। यानी धन की निकासी तो होती ही थी, साथ ही साथ जो है भारत से कच्चे माल का निर्यात भी होता था। भारत से कच्चे माल का निर्यात भी होता था। यही कारण था कि जो है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। दोनों स्टेटमेंट सही है, व्याख्या भी सही है। आंसर ए होगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। 46 नंबर, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, वही चीज है। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद काया के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नेरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, आरसी दत्त थे। ये सभी उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ये सभी उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। यहां पर बाल गंगाधर तिलक होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, बाल गंगाधर तिलक होगा। कौन दादा भाई नेरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद। कौन दादा भाई नेरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नेरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। उदारवादी दल। कौन दल? उदारवादी दल। कौन दल? उदारवादी दल। उदारवादी दल। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। सही है, दोनों सही है। आंसर ए तथा 1 तथा 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नेरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। हाँ, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। नहीं, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। नहीं, दादा भाई नेरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आंसर हो जाएगा केवल 1। केवल 1। आंसर हो जाएगा केवल 1। चलिए,
किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन। आर्थिक तौर पर 9वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। 19वीं शताब्दी होगा, 9वीं नहीं 19वीं होगा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, 360 या 480 पे जाके देखिए, साफ दिखाई एकदम देगा मुरारी कुमार। 360 या 480 पे देखिएगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? आर्थिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आर्थिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? आर्थिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? आर्थिक। आर्थिक क्षेत्र में। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? आर्थिक। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? पलासी के युद्ध के पश्चात। पलासी के युद्ध के पश्चात। पलासी के युद्ध के पश्चात ही तो अंग्रेज भारत को लूटना प्रारंभ कर दिया था। पलासी के युद्ध के पश्चात। पलासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दहसाला व्यवस्था। कौन? दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था जो है, दहसाला व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो जो दहसाला व्यवस्था है, दहसाला व्यवस्था है, यह जो है आपको मुगल काल में अकबर ने लागू किया था। मुगल काल में अकबर ने लागू किया था। दीपक कुमार 45, 46, 47 बता दिए हैं, इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। ठीक है, हाँ। अब किसी में 240 पे भी सही चलता है, हाँ। अब किसी किसी में हो सकता है कि 240 पे सही नहीं चले। अगर एक पे नहीं सही चलता है तो दूसरा पे जाइए, 360 पे जाइए, 480 पे जाइए। उसके लिए कमेंट करने का क्या जरूरत है? ठीक है। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच? कलकत्ता और आगरा। कलकत्ता और। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की है वह किसके बीच हुआ है? कलकत्ता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। किसने? जमींदार। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। किसने? जमींदार। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। किसने? जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? बंबई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर यहां पर कोलकाता होता तो फिर कोलकाता हो जाता नहीं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे ना आप, बंबई उत्तर होगा ना, बंबई होगा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? किस शहर में? बंबई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतबारी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। मद्रास प्रांत की रैयतबारी भू व्यवस्था। मद्रास प्रांत की रैयतबारी भू व्यवस्था। मद्रास प्रांत की रैयतबारी भू व्यवस्था। 8 से 10 जो टेस्ट है, फी 100 रुपया है, मात्र 99 रुपया उसका फी है। ठीक है, 99 रुपया उसका फी है, मात्र ओनली 99।
किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहली बार औपचारिक रूप से महलबारी प्रथा कब लागू की गई? 1822। 1822 पहली बार औपचारिक रूप से महलबारी प्रथा कब लागू की गई? 1822। 1822। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस। 1 मिनट रुकिए, 1 2 3 तो होबे करेगा। क्या दिया उत्तर? मद्रास के उत्तरी जिला, तो कर्नाटक का उत्तरी जिला होगा। कर्नाटक का उत्तरी जिला होगा। यहां पर कर्नाटक कर लीजिए, मद्रास को काट के कर्नाटक कीजिए। कर्नाटक कीजिए, मद्रास को काट करके कर्नाटक कीजिए। मद्रास को काट करके कर्नाटक कीजिए। ठीक है, मद्रास को काट कर कर्नाटक कीजिए। अब कर्नाटक का उत्तरी जिला भी हो जाएगा, बनारस भी हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मद्रास को काट के कर्नाटक कर लीजिए, तब इसका उत्तर हो जाएगा सब। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। कौन? बिहार। अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन था? बिहार। बिहार। 18वीं सदी होगा यहां पर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर कारीगरों की अनुपलब्धता। कच्चे माल की अनुपलब्धता। कच्चे माल की अनुपलब्धता। देखिए, होता यह था कि जितना कच्चा माल होता था वो ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, तो कच्चे माल जो है अनुपलब्ध होने लगा, जिस वजह से जो है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। तो 18वीं, उसको सही कर लीजिएगा, 18वीं कर लीजिएगा। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? कच्चे माल की अनुपलब्धता। कच्चे माल की अनुपलब्धता। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहां लगाया गया? वायनाड जनपद में। कहां? वायनाड जनपद में। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया? यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग अंग्रेज के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? अंग्रेज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, क्या हो जाएगा? 89। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग 90% भी मारना होता है, 90% भी मारना होता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 89। क्या हो जाएगा? 89। चलिए, हाय बी होगा। रैयतबाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थी मद्रास प्रेसिडेंसी था, मद्रास था, बंबई था, मद्रास बंबई तो था ही, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। क्या दिया उत्तर जी? 1 2 3 4। कर्नाटक। 1 2 कर्नाटक। थ्योरी में सब दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है।
पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग सब ना दिया हुआ है। हाँ, तो यहां पर 1 2 3 4 5 कर लीजिए ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था रैयत बारी। रैयत बारी। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। चलिए, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। दूसरा, रैयतबारी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतबारी बंदोबस्त कहा गया। तीसरा, महलबारी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलबारी व्यवस्था कहलाया। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन कौन सही है? आए 2 और 3। आंसर क्या दिया है? अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए, यानी अस्थाई। हाँ सही है, सही है, तीनों सही है। आंसर डी होगा। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, सर जॉन शोर। रैयतबारी बंदोबस्त कैप्टन डिन, टॉमस मुंडो, एल्फिस्टन। महलबारी हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। 1 2 और 3। 1 2 और 3। महलबारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल था। महलबारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल था गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश, पंजाब। 1 2 3 4 5 सब। आगे 79, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। 1 2 3 4। आंसर ए। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। किसको स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करें। सब है। 1 2 3 4 सब है। यहां पर देखिए आपको मूल तौर पर कंफ्यूजन होगा। सप्रू समिति 1934, एक सप्रू समिति 1944-45 में भी स्थापित हुआ है, उसका संबंध संविधान सभा से था। लेकिन 1934 का जो सप्रू समिति था इसका संबंध उच्च शिक्षा से था। उच्च शिक्षा से था, तो यहां पर कंफ्यूजन होगा। देखिए 1934 का सप्रू समिति शिक्षा से संबंधित है और 1944-45 का सप्रू समिति जो है संविधान सभा से संबंधित है। संविधान, भारतीय संविधान और संविधान सभा से संबंधित है। तो यहां पर 1 2 3 4 सब होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850 ईस्वी में। 1850। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे।
ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। सही है। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। आंसर डी होगा। रिकॉर्डेड वीडियो है, जाकर के देखिए, ठीक है। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल रिसरा बंगाल में, यानी वही जूट मिल रिसरा बंगाल, 1855। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? बिहार में। बिहार में देखिए आपको जो है पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है जो आपको बंगाल में स्थापित हुआ था वो तो असफल न हो गया था जी, असफल हो गया था। और जो बिहार में, उस समय के बिहार, आज का तो झारखंड हो जाएगा, उस समय के बिहार में, झारखंड में 1907 में जमशेदपुर में स्थापित हुआ तो वो सफल हुआ था। उसी संदर्भ में ये प्रश्न है। आंसर ए होगा बिहार। क्या आंसर दे रहा है? क्या दे रहा है? ए दे रहा है। हाँ सही है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहां पड़ा? बंगाल में पड़ा था। कहां पड़ा था? बंगाल में। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट उद्योग विकसित हुआ था। कोयला उद्योग भी हुआ था। लोहा इस्पात उद्योग भी हुआ था। मशीन के पुर्जे ना हुआ था। सूती कपड़ा हुआ था। 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5। आंसर ए। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? 1883। 1883। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? भारत में यहां पर जो है एक शब्द जोड़िएगा, वित्त का विकेंद्रीकरण। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण होगा। यहां पर भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण होगा। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण शुभारंभ हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो, वित्त शब्द छूट गया है यहां पर, वित्त शब्द जो है आपको छूट गया है। तो भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925। 1925। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833। 1833। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? इस्पात, लोहा का उत्पादन। ये तो ऑप्शन ही पूरा गलत लग रहा है। लोहा इस्पात उद्योग सब स्थापित होने लगा था क्या दिया आंसर? 1913। 1907 में जो जमशेदपुर में स्थापित हुआ है उस संदर्भ में दे रहा है 1913। 1913 मार लीजिए 1913। दादा भाई नेरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट का? धन के निकास। धन के निकास। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 में। 1916। 1916 में। क्या दिया है? 1916 में। हाँ 1916 में। 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 में। 1907 में। 1813 से पहले ब्रिटिश
द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें उचित दरों पर बेचना, भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, भारतीय व्यापारियों के किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, मुक्त व्यापार नीति। (1813) से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? नहीं अपनाया गया। जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करने, ये तो अपनाया गया था। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, सही है, ये भी अपनाया गया था। भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, ये भी सही है। आंसर डी होगा, यही उपाय नहीं अपनाया गया था, मुक्त व्यापार नीति, डी। आगे, दादा भाई नेरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा है। भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। कि ब्रिटिश उद्योगपति का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा। आंसर ए होगा, इसका ए होगा। महाल का अर्थ गांव, 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 टोला या मोहल्ला। महलबारी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। रैयतबाड़ी व्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए एवं बताएं कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन गलत है? गलत है। रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है, सही है। यह व्यवस्था ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भूभाग पर, सही। 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी, 1/3, सही। रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास के बड़ा महल जिले में पहली बार हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था, नहीं, टॉमस मुंडो। हॉल्ट मैकेंजी नहीं बल्कि टॉमस मुंडो के द्वारा लागू किया गया था। यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा डी, 105 डी। 106, महलबारी व्यवस्था ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर? 30। कितने प्रतिशत? 30। जमींदारी प्रथा या इस्तेमारी प्रथा के तहत जमींदारों को भूराजस्व का कितना प्रतिशत धन अंग्रेजी कोष या खजाना में जमा करना पड़ता? कितना? 90। 90 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, कहीं 89, कहीं 90। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी? ये किया था आपको आरसी दत्त ने किया था, आरसी दत्त ने किया था, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर। बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय रेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर सके? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। सॉरी, अर्नाल्ड होगा, हाँ, कार्ल मार्क्स नहीं, अर्नाल्ड होगा, अर्नाल्ड होगा, सॉरी, अर्नाल्ड होगा, अर्नाल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? अस्थाई बंदोबस्त ने भूस्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित था, ये तो सही है। अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। अस्थाई बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया, सही है। अस्थाई बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, हाँ सही है। आंसर हो जाएगा बी, बी। निम्नलिखित में से कौन सा आयासी रैयतबाड़ी प्रणाली की विशेषता है? यह टॉमस मुंडो की उद्भावना थी, टॉमस मुंडो, हाँ सही है। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, हाँ। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए, आए? गलत है। इसका मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया, आए? मद्रास, गलत है ही। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए थे, नहीं। सीधा किसान जाकर के जमा करता था, कंगाल कैसे हो जाएगा? 1 2 3 होगा, 1 2 3। आंसर क्या दे रहा है? बी ना दे रहा है, सही है। आंसर 1 2 और 3। दुबला हाली प्रथा सूरत,
कहां पर? सूरत। सूरत। किसका मानना था कि जिस देश में लोहा और कोयला मौजूद हो वहां अगर तकनीक पहुंचा दी जाए? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों ने भारत की भूमि सफेद कर दी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई? फ्लाउड कमीशन। फ्लाउड कमीशन। फ्लाउड कमीशन। दादा भाई नेरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? फ्रेडरिक निकलसन ने दिया था। फ्रेडरिक निकलसन ने। फ्रेडरिक निकलसन ने दिया था। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहां था? कलकत्ता। कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? कौन किया था हो? जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट। हां सही है, जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ? रेलवे उद्योग से हुआ था। रेलवे उद्योग। 1925 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश? एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी। नीचे 4 उद्योग दिए गए हैं जो भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए हैं। जूट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। कौन उद्योगों के विकास के यही कालक्रम को प्रकट करता है? सही कालक्रम को प्रकट करता है। सही कालक्रम को प्रकट करता है। तो इन उद्योगों में सबसे पहले वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग। फिर जूट उद्योग, फिर लौह इस्पात उद्योग, फिर चीनी उद्योग। 3-1-2-4। 3-1-2-4। बंगाल में 1757 से 1780 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था 80 मिलियन पाउंड। 80 मिलियन पाउंड। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था 1866-67 में उड़ीसा में अकाल। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है, किसने कहा था? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907। 1907। 1907। बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी 1889। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 1915। कटनी सीमेंट कंपनी 1910। 2-3-1-4। 2-3-1-4 सी। किस आयोग या समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नेरोजी से प्रश्न किया? वेल्वी आयोग। किसने? वेल्वी आयोग। टिस्को संयंत्र की स्थापना 1907।